हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आई हूँ और आज का हमारा कौशल है व्याख्या कौशल या व्याख्यान कौशल, जिसे एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं या फिर इसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि व्याख्या कौशल क्या होता है। व्याख्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्या करना मतलब किसी के बारे में बताना। किस तरह से बताना? उसको उदाहरण दे के बताना, चित्र के माध्यम से बताना, मॉडल के माध्यम से बताना। मतलब आप किसी टॉपिक को बच्चों को समझा रहे हैं तो उनको किसी उदाहरण को मतलब दिखा के, समझा के, मतलब किसी तरह से उस प्रकरण को बच्चों को अच्छे से समझाना ही व्याख्या कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्याख्यान कौशल के अंतर्गत हम प्रकरण ले रहे हैं वो है वर्ग। तो आइए देखते हैं कि वर्ग के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम पाठ्य योजना लिखते हैं तो सबसे ऊपर लिखते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, और इसमें विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण की जो क्लास होती है वो आपके अपने विद्यालय में होती है और जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके अपने ही सहपाठी होते हैं, जो आपके शिक्षण कार्य का अवलोकन करते हैं, साथ ही साथ आपको आलोचनात्मक सुझाव भी देते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्यों होता है, ताकि आप जो है ट्रेंड हो सके, आप ट्रेनिंग ले सके कि बच्चों को क्लास में किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, और जो एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली होती है वो होते हैं कौशल के घटक के बारे में। तो जब भी आप कोई भी पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो, कोई भी स्किल पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह की स्किल हो, उसमें आपको सबसे पहले घटक को ध्यान देना जरूरी होता है कि घटक में किस किस उस कौशल के कौन कौन से घटक हैं, और उसी घटक को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्य योजना को तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से कर लेते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये एक फॉर्मेट होता है हर अपने अपने विद्यालय का, तो उसमें हम इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसके अंतर्गत दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7 के लिए बना है। विषय गणित है, चक्र 2 है और अवधि जो है 6 मिनट की होती है। आपको पता है कि जो भी स्किल होते हैं वो 6 मिनट के अंतर हमें खत्म करने होते हैं। ठीक है, तो हमें इसी हिसाब से अपना फॉर्मेट भी रखना होता है। ठीक है, हम जो भी पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, हमें 6 मिनट के अंदर उसको ख़त्म करना है, ये नहीं कि हम पढ़ाए जा रहे हैं बस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिख दिया प्रकरण। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की क्रिया या फिर कथन, और दूसरा जो कॉलम होगा वो छात्र क्रिया का होगा। ठीक है, शिक्षिका क्या करेगी, क्लास में जाएगी, बच्चों को क्या कहेगी, कुछ दिखाएगी। क्या दिखा रही है? वो लूडो बोर्ड दिखा रही है। जैसे वो बच्चे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे लूडो खेलते ही होंगे। ठीक है, तो लूडो बोर्ड दिखाती है बच्चों को, दिखा के पूछती है बच्चों ये क्या है, क्या आप पहचानते हैं इसे? तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे, यस मैम दिस इज लूडो, ये लूडो है, हम लूडो बोर्ड है ये, हम लूडो खेलते हैं, वो बताएंगे भी। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि लूडो बोर्ड को दिखाते हुए, उसकी आकृति को दिखाते हुए, कि लूडो बोर्ड की आकृति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्या होगा, बच्चे संभावित आंसर देंगे और कुछ समय बाद मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण मेन जो व्याख्या कौशल में होता है, आपको पता है कि स्पष्टीकरण ही देना है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण क्या देंगे, आप वर्ग के बारे में बता रहे हैं तो आप स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, अर्थात निश्चित लंबाई के 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे डायग्राम बना के भी समझा दीजिएगा। स्क्वायर शेप में बना दिया और उसके चारों कॉर्नर्स के नाम दे दिए ABCD, और ये भी बता दिया कि जो इसकी भुजा AB है और वो इस भुजा के बराबर है BC के, BC भुजा CD के, CD भुजा AD, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। और साथ ही साथ बताया कि ये जो भुजाएं जो आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं वो एक एंगल बना रही हैं, कोण बना रही हैं, जो कि 90 डिग्री पर एक दूसरे से वो काटती हैं। ठीक है, तो आपने ये भी बता दिया, ये ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया। और साथ ही साथ बोलते चले गए कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा वर्ग में 4 भुजाएं तथा 4 शीर्ष होते हैं, साथ ही वर्ग की चारों भुजाएं एक बराबर होती है। ठीक है, मतलब उसको आपने बोल के भी बता दिया और ब्लैक बोर्ड पे जो आपने डायग्राम बनाया वर्ग का उसके आधार पे भी समझा दिया, और साथ ही साथ लूडो बोर्ड को दिखाते हुए भी समझा दिया। मतलब आप एक साथ कितने काम कर दिए, ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाया, साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भी दिखा दिया और बोल के भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप फिर क्या बताएंगे, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो अब आप बताएंगे कि अगर ये वर्ग है एक, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा अगर हम मान लेते हैं कि एक भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम बताएंगे कि वर्ग के परिमाप के बारे में। तो हम बता देंगे कि अगर कोई वर्ग है जिसकी 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या निकल जाएगा, उसका वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, चूंकि 4 बार ए है, या इसको हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर 4 ×
भुजा। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। ये आप उनको समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो बच्चों को समझाया है, बताया है, अब हम क्या करेंगे, कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि पता तो चले कि बच्चों ने समझा कि नहीं समझा। तो हम उनसे 5, 6, 7 कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, जिस हिसाब से आप पढ़ाए होते हैं वर्ग के बारे में, उसी हिसाब से हम एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि निश्चित लंबाई के 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। या वर्ग किसे कहते हैं, कोई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया, किसी वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर पूछ लिया तीसरा प्रश्न कि वर्ग की 2 संलग्न भुजाएं कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछ लिया कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो बच्चे बता देंगे क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया, चूंकि मैथ्स पढ़ा रहा है तो हमने सोचा कुछ प्रॉब्लमेटिक भी बच्चों को दे लेते हैं। तो उसमें हमने पूछ दिया कि अच्छा ठीक है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी जो लंबाई है 50 मीटर है, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि एक भुजा 50 है तो 4 भुजाएं होंगी, तो 50 5 चौके 200, यानी कि 200 मीटर उसका परिमाप होगा। तो इस तरह से वो खुद भी निकाल के बता देंगे, या तो 50 50 50 4 बार जोड़ के, या फिर डायरेक्ट 4 × 50 करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग। आपने वर्ग के बारे में बच्चों को क्षेत्रफल भी बता दिया और उसका आयत भी बता दिया और उसकी परिभाषा भी बता दी। ठीक है, उसका नंबर आता है व्याख्या कौशल के घटक की। ठीक है, निरक्षर तालिका की। तो आइए देखते हैं कि देखिए हर कॉलेज में अलग अलग होता है। ये हमारे कॉलेज का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से घटक है और इस घटक के अंतर्गत ही जो है हमें पढ़ाना है था। तो हमारा पहला जो घटक है प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण, मतलब कि हमने जो प्रश्न पूछा वर्ग किसे कहते हैं, तो हमने उसको अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया। अगर आपने अच्छे से समझाया है तो आपके जो सहपाठी हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे मूल्यांकन के समय हाँ में। फिर दूसरा दिया व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण, मतलब आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो आप बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछे, जैसे पूछ लिया कि क्या वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो बच्चे बताएंगे बराबर होती है, मतलब बता भी रहे और साथ साथ पूछते भी जा रहे हैं, तो मतलब प्रश्नीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन के समय वहाँ हाँ हो जाएगा। तीसरा व्याख्या धारा प्रभाव, मतलब कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को एकदम फ्रिक्वेंटली बोलते जा रहे हैं, ये नहीं कि आप खुद भूल जा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाना था। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो मूल्यांकन के समय यहाँ पे हाँ होगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। फिर है कथनों में तारतम्यता, मतलब कि एक सीक्वेंस में आप पढ़ाते जा रही है, नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं फिर रुक गए चुप हो गए, अब फिर जो है फिर आपको याद आ रहा है कि अरे हमने क्या पढ़ाया था, फिर पीछे जाके अपनी बुक में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ाना है। ठीक है, फिर है योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, मतलब ये जो पुनरावृत्ति है ये आपके बोधात्मक प्रश्न में दिखती है कि आपने जो बोधात्मक प्रश्न पूछा है बच्चों से वो उसी सीक्वेंस में ही पूछा है ना जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि पीछे जो पहले पढ़ाया है उसको बाद में पूछ लिया, जो बाद में पढ़ाया था उसको पहले पूछ लिया। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट है मुख्य बिंदुओं की सारांश प्रस्तुति। सारांश प्रस्तुति वही बोधात्मक प्रश्न से रिलेटेड है कि मतलब बोधात्मक प्रश्न प्लस साथ साथ जो है आपने जो इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए उन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं। अगर आपने इन सारे कर्म का घटकों को अच्छे से किया है तो आपके सहपाठी इस वाले पार्ट में आपका मूल्यांकन करेंगे हाँ में, और आपका उत्तम शिक्षण कार्य कैसा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। अगर एक भी घटक मिस होता है तो नहीं में चला आता है और उत्तम आपके शिक्षा जो सहपाठी हैं वो आपकी आलोचना करेंगे और आपके लिए सुझाव लिखेंगे कि आपने किस तरह से क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, और सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर निरक्षर और हस्ताक्षर सहपाठी का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना वर्ग की व्याख्या कौशल के ऊपर। अगर आपको योजना अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।